तो कैसे हैं बच्चे लोग आज सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो मॉड्यूल हमने चालू किया था उसका एक्सक्रीटरी जो टॉपिक था उसका अगला लेक्चर मैं राहुल शर्मा आपके समक्ष हाजिर हूं अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे मेन जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन से पहले मैं तुम्हारे को बता दूं कि जो हमारी जो किडनीज होती है बेटा उसका क्या क्या फंक्शन होता है और हमारी किडनीज का क्या क्या काम होता है। तो देखो हमारी जो बेटा किडनीज जो होती है उसका जो काम होता है उसका क्या काम होता है बेटा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर और जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आयंस है, जो केटाइंस है, जो एनाइंस है, उनकी अमाउंट जब बढ़ जाती है तो उसको बाहर निकालना, जब कम हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करके उसको मेंटेन करके रखना। साथ के साथ क्या हो जाती है कि जो बॉडी की फ्लूइड की जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है बॉडी फ्लूइड का, उसको भी बनाए रखना। तो पहला काम क्या हो गया कि जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करना, उसकी ऑस्मोलिटी, उसके अंदर जो साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कंसंट्रेशन को बना के रखना। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। देखो एसिड बेस बैलेंस का भी रेगुलेशन करके रखता है। देखो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो गया, जैसे कि हम लोग बहुत सारी डिजीज वगैरह होती है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह या मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह की वजह से वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती है कि जिसमें एसिडोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, एसिडोसिस वाली कंडीशन हो गई। तो ऐसी, और अगर बेस ज्यादा हो गया तो एल्कलोसिस हो गया। तो क्या होता है कि ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी क्या रखती है, जो एसिड और बेस का क्या रखती है बेटा, एक बैलेंस बना के रखती है। तीसरी चीज क्या है कि जो रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, कि जो आर्टरीज होती है ना, जो धमनियां होती है, उसका जो दाब है, उसका जो प्रेशर है उसको बनाए रखती है। अब वो कैसे बना के रखती है, बॉडी वॉल्यूम को रेगुलेट करके और बाकी चीजों को रेगुलेट करके उसका वॉल्यूम को बना के रखेगी। अगला पॉइंट क्या है बेटा, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि जो अपशिष्ट, जो भी उपापचय अपशिष्ट बन रहे हैं हमारे शरीर में या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं हमारे शरीर में बेटा, उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बाहर निकालने का काम भी करती है। अगला पॉइंट क्या काम है बेटा, सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन्स जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। तो बेटा ये जो एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन यहाँ पर किडनीज क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन नाम का हार्मोन में निकालती है। अब जो एरिथ्रोपोइटिन होता है बेटा, इसका काम होता है आरबीसी का प्रोडक्शन करना, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करना। अब आरबीसी का जब प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो जो एरिथ्रोपोइटिन होता है बेटा, इसका काम होता है एरिथ्रोपोइसिस करना या आरबीसी का निर्माण करवाना। दूसरी बात, ये जो एक और हार्मोन होता है इसका नाम है रेनिन। देखो बेटा ध्यान रखना, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। RENIN, ये क्या होता है, हार्मोन होता है जो बेटा कहां से निकलता है, किडनी से निकलता है। अभी मैं बताऊंगा कब निकलता है, कैसे क्या काम करता है। तो RENIN रेनिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है बेटा, किडनी से निकलता है। RENNIN क्या होता है, एक एंजाइम होता है। RENNIN क्या होता है बेटा, एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये डाइजेशन से रिलेटेड होता है। अभी तो तुम्हारे चैप्टर है नहीं डाइजेशन वाला, बट ये डाइजेशन से रिलेटेड था। RENNIN डाइजेशन से। जैसे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर जो मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन मिलता है कैसीन। उस कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है, उसका पाचन। जैसे एडल्ट है, अब जैसे एडल्ट है वो बच्चे दूध पीते हैं तो उनके अंदर तो बॉडी में क्या होता है, HCl होती है जो उसके डाइजेस्ट कर देती है, उसके अंदर मिल्क जो प्रोटीन मिलता है कैसीन का। लेकिन बच्चों में क्या होता है, कौन डाइजेशन करता है, रेनिन डाइजेशन करता है, RENNIN। तो देखो RENIN क्या बेटा, एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है। और RENNIN क्या है बेटा, एक एंजाइम है जो कहां, जो मिल्क प्रोटीन कैसीन का डाइजेशन करता है। तो जो क्या करता है बेटा, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है किसमें, एडल्ट के अंदर। ऐसा नहीं, एडल्ट में तो कौन करता है रे, HCl करता है, ठीक है। बच्चों में कौन करता है, रेनिन करता है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है।
तो एडल्ट में तो HCl करती है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है कैसीन। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा आज का वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, कैसे क्या यूरिन बनता है। अब बेटा जो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ना, जो यूरिन का जो निर्माण होता है वो 3 स्टेप के द्वारा होता है। 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो क्या था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, जिसको कौन बना रहा था, अफरेंट आर्टरियोल बना रहा था, जो ज्यादा डायमीटर वाला था, जो किसकी ब्रांच था, जो रीनल आर्टरी की ब्रांच था, जो कहां से आती थी बेटा, डिसेंडिंग एओर्टा से आती थी। डिसेंडिंग एओर्टा कहां से आता था, राइट वेंट्रिकल से, गलत बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती थी। फिर एओर्टा में एक ट्रंक बनती थी, उस ट्रंक का डिसेंडिंग वाला पार्ट था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता था। फिर उस ट्रंक के आगे फाइन ब्रांचेस बनती थी, रीनल आर्टरी से और ब्रांच निकलती थी जिसको अफरेंट आर्टरियोल बोलते थे। और फिर वहां से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनता था जिसको क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलस बोलते थे। फिर ग्लोमेरुलस से आगे कौन जाता था, आगे जाता था इफरेंट आर्टरियोल, जो क्या बनाता था, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता था। उसकी एक ब्रांच निकलती थी जो यू आकार की थी, जिसको वासा रेक्टा बोलते थे। फिर उससे वेन्यूल्स बनता था, फिर रीनल वेन, फिर इंफीरियर वेना के बाद फिर वापस हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता था, जो अपन ने कल देखा था। तो पहली बात क्या है, ये ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन पहली स्टेप है जो ग्लोमेरुलस में होगा। दूसरा क्या बेटा, बहुत सारा जो फिल्ट्रेशन बनेगा, जैसे मैं तुम्हारे को अभी बताऊंगा बेटा कि एक दिन में एक ह्यूमन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन हम यूरिन ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर के लगभग करते हैं प्रतिदिन। तो क्या होता है, इतना ज्यादा फिल्ट्रेट बनकर भी 1 से 1.5 लीटर बाहर निकल रहा है यूरिन, तो क्या होता है 99% तक वो क्या हो जाता है बेटा, बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, दोबारा पुनः अवशोषित हो जाता है। दूसरी बात, एक स्टेप होता है सिक्रेशन। बहुत सारे ऐसे मटेरियल रिलीज किए जाते हैं यूरिन के अंदर, ऐसे सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं ताकि वो आयन और पीएच की बैलेंस को बनाए रखे। अब देखो, जो पहली स्टेप है फिल्ट्रेशन की वो है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड इट इज डन बाय ग्लोमेरुलस, जो क्या था बेटा, एक गुच्छा था, किसका, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था। कैपिलरीज का क्या था बेटा, एक गुच्छा था। तो उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के द्वारा क्या, ब्लड को फिल्टर करने की जो पहली स्टेप है वो क्या कहलाती है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाती है। और ये जो फिल्टर करने वाला जो पार्ट है किडनी का, वो किसका पार्ट है बेटा, नेफ्रॉन के अंदर कौन सा वाला पार्ट है, मेलपीजियन बॉडी वाला पार्ट के अंदर से ग्लोमेरुलस है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन। और ये जो होते हैं ना, तीनों के तीनों स्टेप अलग अलग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर होती है। पहली स्टेप होती है जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने की, वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होती है, और बेटा उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब देखो 2 सवाल बता देता हूं। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी। एक सवाल है ऐसा, जैसे अपन ने अभी देखा था ना कि किडनी के क्या क्या फंक्शन थे, तो ये सवाल है बेटा कि इनमें से किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो, पहला है ओस्मो रेगुलेशन, मतलब कि जो फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह है उसको बना के रखना, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन। दूसरी बात है साल्ट रिटेंशन, एसिड बेस बैलेंस करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए और ऑस्मोलेटरी बैलेंस करने के लिए। तो ऑस्मोलेटरी बैलेंस करने के लिए साल्ट का रिटेंशन होता है। रिटेंशन का मतलब नेफ्रॉन अपने पास ही रखती है कुछ मात्रा में, तो साल्ट का रिटेंशन। कुछ मात्रा में एक्सक्रीशन, हाँ एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह का। ये सारे काम किसके हैं, किडनी के काम है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहां होता है बेटा, लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑर्निथिन साइकिल बोलते थे ना, ऑर्निथिन साइकिल बोलते थे या यूरिया साइकिल बोलते थे, जो लीवर के अंदर होती थी। तो ये काम किसका है, किडनी का नहीं है, ये लीवर का काम है। तो चौथा आंसर हो गया इसका। देखो, इसके बाद में बेटा जो ये 3 जो स्टेप होती है ना, ये 3 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि जो फिल्ट्रेशन था वो फिल्ट्रेशन होगा यहाँ के लेवल पर। जैसे ये क्या है बेटा, ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल बोलते थे। बाउमेंस कैप्सूल था, क्या था बेटा, डबल वॉल्ड था, 2 लेयर वाला था, डबल वॉल्ड था, कप लाइक था। तो ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर यहां पर ये जो मौजूद है, ये क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस है, जो क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा है। कैपिलरीज का गुच्छा है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, जो क्या था बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। अगर ये ग्लोमेरुलस बेटा क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मतलब ये कितनी लेयर का बना हुआ था, सिंगल लेयर का बना हुआ था, एंडोथेलियम का।
ठीक है, और कैपिलरीज होता है। दूसरी बात क्या है, यहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, मतलब इधर अफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल क्या था बेटा, जो ब्रांच था किसका, रीनल आर्टरी का। तो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता था हृदय से, देखो क्या बताया था मैंने कल तुम्हारे को, बताया था ना बेटा ऐसा कि हमारे हृदय है उसके ऐसे 4 चेंबर है, उस 4 चेंबर में से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला है ये एओर्टा के द्वारा ब्लड देता है, फिर एओर्टा के अंदर से ये ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी, वहां से ये वाला ब्लड इसमें आता था, अफरेंट आर्ट्रियोल में आता था। आर्ट्रियोल है, आर्टरी नहीं है, पहली बात तो धमनी नहीं है, धमनी के एक ब्रांच है, आर्ट्रियोल है। दूसरी बात क्या है, तुम लोग डायामीटर देखते थे तो कल मैंने बताया था कि जो अफरेंट आर्ट्रियोल है इसका जो व्यास है, जो इसका डायामीटर है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। और इफरेंट जो आर्ट्रियोल, जो यहां से देखो पहले ब्लड आएगा अफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा, यहां ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद में इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो क्या है, कम है। तो क्या होता है बेटा, यहां से ब्लड जो आता है वो ज्यादा आता है, लेकिन यहां से ब्लड को जाने के लिए कम जगह है, तो ब्लड इकट्ठा होता है तो प्रेशर लगता है नीचे, क्या लगता है, प्रेशर लगता है, दाब लगता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, नीचे फिल्टर होता है। अभी हम देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, ये बाउमेंस कैप्सूल हो गई, और इन दोनों के बीच में यहां पर मौजूद होती है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है मेरे बच्चे, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहां पर 3 लेयर से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी, ग्लोमेरुलस जो क्या है एंडोथेलियम का लेयर, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहां पर क्या बाउमेंस कैप्सूल में मौजूद होती है बेटा क्या, पोडोसाइट्स। क्या मौजूद होती है बाउमेंस कैप्सूल की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, फ्लैट पोडोसाइट्स होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, पोडोसाइट्स होती है। तो पहला क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन होता है इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला जाता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोला जाता है कि जो यहां से जो ब्लड आ रहा है वो इतना अच्छे तरीके से फिल्टर होता है कि उसके अंदर सेल वाले पार्ट तो आते नहीं, ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेलुलर कंपोनेंट। तो ब्लड के अंदर सेलुलर कंपोनेंट तो नीचे फिल्टर होकर आते ही नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो साथ के साथ क्या होता है, प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट फिल्टर हो जाते हैं पर प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब बहुत फाइन फिल्ट्रेशन है कि ब्लड के अंदर सेलुलर कंपोनेंट तो आए ही नहीं, लेकिन जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी बेटा प्रोटीन वाले फिल्टर नहीं हुए। यही क्या होता है मेरे बच्चे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो ये फिल्ट्रेशन होगा, ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो ये सफेद वाला जो दीवार बना हुआ है सेल्स है वहां की, और ये बीच में जो ल्यूमन बना हुआ है यहाँ के द्वारा ये आगे फिल्टर होता जाएगा, तो ये आगे चलता जाएगा। तो पहले पीसीटी आएगा, फिर लूपो पहले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी खुल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स इसमें सीक्रेट होंगे, कुछ यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 3 स्टेप के बारे में बता रहा था तुम लोगों को। ये देखो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, फिर आगे जाके वो रीनल वेन बनाती है, फिर रीनल वेन बेटा कहाँ जाती है, इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा में जाकर कहाँ पर, राइट एट्रियम में। कहाँ पर मेरे बच्चे, राइट एट्रियम में खुल जाता है वो। कहाँ पर मेरे बच्चे, राइट एट्रियम में खुल जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेन जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में देखेंगे। अब देखो बेटा जी, ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो स्टेप है उसके बारे में बात करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो मैंने बताया क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन। पहली बात तो कि ये कहाँ होगा बेटा, ग्लोमेरुलस की जगह पे होगा। दूसरी चीज है कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्लड के अंदर 2 पार्ट है, एक प्लाज्मा वाला पार्ट और एक सेलुलर कंपोनेंट वाला पार्ट। नॉर्मल अवस्था में क्या होता है कि जो सेलुलर कंपोनेंट मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो फिल्टर होते नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं, जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो फिल्टर होकर नहीं आते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो इसको बोल दिए। तो पहली स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, जो कौन करेगा बेटा, ग्लोमेरुलस के द्वारा की जाएगी, और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जो कि इसमें क्या क्या बात है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फिल्टर, कि कहां से वो फिल्टर होंगे बेटा, वो ब्लड से फिल्टर होंगे। कहां से फिल्टर होंगे बेटा, वो ब्लड से फिल्टर होंगे। कहां से फिल्टर होंगे रे, ब्लड से फिल्टर होंगे। कहां पर फिल्टर होंगे, ग्लोमेरुलस में। कहां पर फिल्टर होंगे बेटा, ग्लोमेरुलस में होंगे। हाउ डू दे गेट फिल्टर, तो कैसे फिल्टर होंगे इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे।
हाउ मच डज इट गेट फिल्टर, कि कितना फिल्टर होगा, ये चीज भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ये चीज भी हम लोग अभी देखेंगे बेटा। अब देखो ये चीज देखेंगे तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ब्लड इतना अच्छे तरीके से, इतना फाइनली फिल्टर होगा, ब्लड इतना अच्छे तरीके से, इतना फाइनली फिल्टर होगा कि सेलुलर कंपोनेंट तो है ही नहीं बेटा, ये तो मैं बोल रहा हूं पहले से कि सेलुलर जो कंपोनेंट है, ब्लड का जो सेल वाला भाग है, जो कोशिका वाला पार्ट है, वो तो आया ही नहीं, लेकिन जो प्लाज्मा वाला पार्ट था उसकी सभी चीजें आई, लेकिन कौन नहीं आया बेटा, प्रोटीन वाला भाग फिल्टर नहीं हुआ, प्रोटीन वाला भाग फिल्टर नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें जिम्मेदार होती है, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ध्यान रखना। देखो अफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, तो अफरेंट आर्टरियोल का पहले तो डायामीटर ज्यादा है, मतलब इसका जो व्यास है वो चौड़ाई ज्यादा है, अगर इसका डायामीटर ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड आएगा। साथ में जो इफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर कम है, तो मतलब ब्लड बाहर कम जाएगा, तो ज्यादा ब्लड आएगा, बाहर कम जाएगा, मतलब यहां पर जो ब्लड इकट्ठा होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये, तो पहली चीज तो क्या, अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है, इसलिए जो यहां पर जो फ्लूइड आता है वो क्या आता है, ज्यादा होता है, तो उसका अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाता है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रेशर लगता है। दूसरी चीज क्या होता है बेटा, जो ये ब्लड है जो यहां पर इन ग्लोमेरुलस में रहेगा, उसको फिल्टर होकर बाहर आने के लिए भी ज्यादा मोटी परत को पार नहीं करना पड़ता। एक 3 लेयर की बहुत ही छोटी सी थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन, वो भी क्या होती है, बहुत ही पतली होती है और परमिएबल होती है। अब जो एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन है बेटा, वो किस किस के द्वारा बनाई जाएगी, देखो ये जो यहां से जो फिल्टर को फिल्टर होने के लिए जिस दीवार को गुजरना पड़ेगा, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। यहां पर क्या क्या, एक तो देखो ये लाल वाली की दीवार है, ये बीच में खाली सा मटेरियल है बेटा, एक तो क्या ये लाल वाले की दीवार, बीच में ये देखो ये मैंने बना दिया ये वाला, और एक क्या ये व्हाइट वाली दीवार, तो इन 3 लेयर से होकर इसको गुजरना पड़ेगा, इन 3 लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ध्यान रखो ये वाला क्या बताया था मैंने, पोडोसाइट, तो पोडोसाइट कहां मौजूद होती है बेटा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बाउमेंस कैप्सूल की बाहर वाली परत, ये अंदर वाली परत, तो पोडोसाइट कहां मौजूद होती है, आंतरिक परत में। बाउमेंस कैप्सूल डबल लेयर है ना, तो पोडोसाइट इनर वॉल में मौजूद होती है, इनर वॉल में मौजूद मतलब विसरल लेयर में मौजूद होती है। कहां मौजूद होती है बेटा, विसरल लेयर में मौजूद होती है। कहां होती है मेरे बच्चे, विसरल लेयर में मौजूद होती है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो ब्लड है उसको पार होने के लिए, उसको गुजरने के लिए कितनी परत पार करनी पड़ेगी बेटा, 3। दूसरा सवाल आता है कि कौन कौन होगी बेटा, पहले तो क्या बताया था मैंने तुम्हारे को, ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस मैंने क्या बताया था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो कैपिलरीज होती है कितनी मोटी परत की बनी हुई होती है बेटा, 1 लेयर की बनी हुई होती है, और वो 1 लेयर क्या होता है, एंडोथीलियम। क्या होता है बेटा, एंडोथीलियम। तो जो जिस लेयर को पास करने के लिए, इसको फिल्टर होने के लिए जिस लेयर से गुजरना पड़ता है, एक तो ये देखो यहाँ पर जो रेड वाला बनाया था उसी को बनाया हूं यहाँ पर रेड। तो पहली बात तो क्या, ये ग्लोमेरुलस की क्या, एंडोथीलियम, ग्लोमेरुलस की क्या मेरे बच्चे, एंडोथीलियम। क्या, ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या है ना, कैपिलरीज का गुच्छा है ना, और कैपिलरीज है, कैपिलरीज किसकी बनी हुई होती है बेटा, एंडोथीलियम की बनी होती है, सिंगल लेयर होता है ना, तो एंडोथीलियम हो गया ग्लोमेरुलस का यहाँ पे। दूसरी चीज क्या, बीच में जो ये कलर से बनाया हूं, बीच में जो कलर से बनाया हूं क्या है बेटा, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तीसरा जो ये व्हाइट वाला बनाए थे, इस व्हाइट वाले के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनके ऐसे फूड प्रोसेस निकले हुए होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है। मतलब क्या होता है कि जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो कोशिकाएं मौजूद होती है अंदर वाली लेयर में, जिसको पोडोसाइट बोलते हैं, वो ऐसे अरेंज होती है बेटा कि उनके बीच में बहुत ही छोटा सा स्पेस रहता है, बहुत ज्यादा छोटा सा स्पेस रहता है, उसको हम बोलते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर। तो जिस मेम्ब्रेन को, जो यहाँ पर जो ब्लड है उसको फिल्टर होकर जो यहाँ पर आना पड़ेगा, फिल्ट्रेट को नीचे आना पड़ेगा, तो 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। पहला तो क्या हो गया बेटा, एंडोथीलियम है, कहां का, ग्लोमेरुलस का। दूसरा क्या हो गया, बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा क्या हो गया कि ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, क्या बोल दिया इसको, बाउमेंस कैप्सूल, इसके अंदर वाली जो परत है जिसके अंदर पोडोसाइट्स मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, पोडोसाइट्स मौजूद है। वो पोडोसाइट विसरल लेयर में मौजूद है जो इस तरीके से अरेंज है। देखो यहां पर देखो,
कि ये पोडोसाइट इस तरीके से, पहली बात तो पोडोसाइट में फूड प्रोसेस है, दूसरी फूड प्रोसेस मतलब ऐसे पैर के जैसे निकले हुए हैं अटैचमेंट के लिए, अडेरेंट बनी रहे। साथ के साथ क्या है, यहाँ पर जो पोडोसाइट है उनके बीच में खाली जगह मौजूद है, पोडोसाइट से उनके बीच में क्या मौजूद है बेटा, एक खाली जगह मौजूद है। अब जो ये खाली जगह पोडोसाइट के बीच में मौजूद है, इसको फिल्ट्रेशन स्लिट या क्या बोलते हैं बेटा, स्लिट पोर। क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन स्लिट या क्या बोलते हैं, स्लिट पोर बोलते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट और क्या बोलते हैं बेटा, स्लिट पोर बोलते हैं। तो पोडोसाइट हो गई, किसके अंदर मौजूद है, बाउमेंस कैप्सूल में। दूसरा ये एंडोथेलियम किसका है बेटा, ग्लोमेरुलस का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में। अब देखो जो ये ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम है बेटा, इसके बीच बीच में भी छिद्र मौजूद होते हैं, ठीक है, फिर जिसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। तो क्या क्या होता है, तो पहली चीज तो क्या बताई मैंने, अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, इफरेंट का छोटा होता है, तो ब्लड आता ज्यादा है जाता कम है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने, कि जो ये मेम्ब्रेन जिसको इसके अंदर से इसको पास होना है बेटा, ये मेम्ब्रेन भी क्या होती है, पतली होती है और परमिएबल होती है। पतली क्यों, क्योंकि 3 लेयर से बनी हुई होती है, जिसमें एक ग्लोमेरुलस की लेयर होती है जो क्या होती है बेटा, एंडोथेलियम होती है, जिसके बीच बीच में छोटी छोटी जगह होगी जहां से वो फिल्ट्रेशन नीचे आएगा, तो उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। दूसरी चीज एक होती है कौन सी बेटा, बाउमेंस कैप्सूल की लेयर होती है, कोशिकाओं की लेयर होती है बाउमेंस कैप्सूल की, उसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। उनके बीच बीच में जो स्पेस रहता है, जो स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोल देते हैं, उनके बीच में मौजूद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो बेटा ये क्या होता है कि इस फिल्ट्रेशन स्लिट और ये जो फेनेस्ट्रा है, इसके कारण क्या होता है कि जो ये मेम्ब्रेन है, जो कौन सी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, यहां से वही सब्सटेंस पास हो पाते हैं जो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये क्या हो देता है, ये मेम्ब्रेन को इतनी ज्यादा एबिलिटी दे देता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्ट्रेट कर पाए, बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्ट्रेट कर पाए। एबिलिटी टू फिल्टर सब्सटेंस 50 to 500 टाइम्स देन एनी अदर मेम्ब्रेन, की इतनी अच्छी एबिलिटी है कि बाकी मेम्ब्रेन से, बाकी जो और मेम्ब्रेन से जहां से परमिएबिलिटी होती है, कोई भी मटेरियल पास होता है, उसकी तुलना में इनकी जो फिल्ट्रेशन जो एबिलिटी है वो 50 to 500 टाइम्स है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर फिल्ट्रेशन पोर, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है और स्लिट पोर्स होता है, और साथ के अंदर क्या होता है बेटा, जो ग्लोमेरुलस होता है उसके एंडोथेलियम में क्या होता है बेटा, फेनेस्ट्रा होता है। पहली बात ये समझ लिए। अब दूसरी बात है बेटा, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो फिल्टर हो रहा है, उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको अपोज कौन करेगा। देखो यहां से क्या आया, ब्लड आया, ब्लड आया तो यहां पर आया। अब ब्लड यहां पर जो आएगा, उस ब्लड के अंदर क्या रहेंगे, कुछ प्रोटीन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, प्रोटीन। देखो हमें क्या करना है, हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर जो फ्लूइड आया उसको ऐसे दबा के फिल्टर करके नीचे निकालना है। तो जिस भी प्रेशर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा, और जिस भी प्रेशर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी वो बेटा क्या करेगा, फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। जिस भी प्रेशर की डायरेक्शन नीचे होगी वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा, जिस भी प्रेशर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी वो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। पहली चीज। अब देखो तो यहां पर क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, वहां से ब्लड आया, ब्लड आके यहां पर इकट्ठा हो गया। अब ब्लड आके इकट्ठा हुआ तो ब्लड में क्या मौजूद है, प्रोटीन। ब्लड में क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। वो क्या करेंगे, उस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगे, उस फ्लूइड को क्या करेंगे बेटा, अपनी तरफ खींचेंगे। तो उस ब्लड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है उनकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसकी वजह से जो इसमें जो फिल्टर है, जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, देखो अप्लाई प्रेशर इन अगेंस्ट ऑफ जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो अब देखो जीएचपी क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, जीएचपी ये होता है कि जो जीएचपी क्या होता है बेटा, कि जो ये यहाँ पर जो कौन सा यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है बेटा, बाउमेंस कैप्सूल है। अब इस बाउमेंस कैप्सूल में पहले से कुछ फ्लूइड मौजूद रहेगा, तो बाउमेंस कैप्सूल में पहले से अगर कुछ फ्लूइड मौजूद रहेगा, कुछ फ्लूइड मौजूद रहेगा, कुछ फ्लूइड मौजूद रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उस फ्लूइड के कारण भी एक प्रेशर लगेगा, उस फ्लूइड के कारण भी क्या लगेगा बेटा, एक प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो मौजूद है, ठीक है, ये कौन सा हो गया रे, बाउमेंस कैप्सूल हो गया। तो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर बाउमेंस कैप्सूल में भी क्या रहेगा, एक फ्लूइड मौजूद होता है कुछ, तो सम अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑलवेज प्रेजेंट इन बाउमेंस कैप्सूल। उसकी वजह से वो भी कोई प्रेशर लगेगा, लेकिन वो क्या लगेगा, अगेंस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। किसके, जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो फ्लूइड है उसके अगेंस्ट लगेगा।
तो यहां का जो फ्लूइड है, यहां का जो फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल है ना, ये बाउमेंस कैप्सूल है, तो बाउमेंस कैप्सूल में कुछ फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड के कारण प्रेशर लग रहा है। अब वो प्रेशर कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि बाउमेंस कैप्सूल है, यहां पर कुछ फ्लूइड मौजूद है, तो यहां पर जो फ्लूइड मौजूद है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा हो गया? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहां पर जो फ्लूइड है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो, लेकिन वो अपोजिट लग रहा है। मतलब जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर फ्लूइड, जो कुछ मात्रा में फ्लूइड मौजूद रहेगा उसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या है बेटा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो कैप्सूल, उसके अंदर मौजूद जो फ्लूइड है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर कहां लगेगा? ऊपर लगेगा बेटा। कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। लेकिन अपने को तो फिल्टर कहां करना है? नीचे करना है। मतलब बाउमेंस कैप्सूल में जो पहले से कुछ मात्रा में फ्लूइड रहेगा उसकी वजह से जो फ्लूइड प्रेशर लगेगा वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, और वो कहां लगेगा बेटा? ऊपर की दिशा में लगेगा। कहां लगेगा बेटा? ऊपर की दिशा में। मतलब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है पहली बात तो किसके कारण लग रहा है? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद फ्लूइड के कारण लग रहा है। दूसरी बात क्या लग रहा है बेटा? ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है। मतलब अपने को तो क्या करना था? कोई भी जो यहाँ पर जो ब्लड आया था उसको फिल्टर करके नीचे लाना था, तो फिल्टर करके नीचे लाने के लिए तो नीचे प्रेशर लगाना है, जबकि ये क्या लग रहा है? ऊपर। मतलब कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है? नहीं होने दे रहा है। फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है बेटा? अपोज कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा हूं कि यहां पर मौजूद इस ग्लोमेरुलस में मौजूद प्रोटीन था, उस प्रोटीन के कारण कौन सा प्रेशर लग रहा था? कोलोइडल प्रेशर। और वो किसका था? ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस में मौजूद प्रोटीन के कारण प्रेशर लग रहा है, इसलिए ग्लोमेरुलर कोलोइडल। ठीक है, इसलिए क्या होता था बेटा? ब्लड कोलोइडल प्रेशर भी बोल सकते थे उसको, ठीक है, या ग्लोमेरुलर कोलोइडल प्रेशर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, तो क्या रहेगा? कुछ प्रोटीन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? कुछ प्रोटीन रहेंगे। तो यहां पर कुछ मात्रा में जो प्रोटीन रहेगा उसके कारण जो प्रेशर लगेगा, उसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो प्रोटीन रहेगा उसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा है बेटा? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कहां लगेगा? ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये भी क्या करेगा? फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। ये भी क्या करेगा बेटा? फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तीसरा जो प्रेशर मैंने क्या बताया कि यहां पर फिल्टर होके यहां पर फिल्टर होके ब्लड जाता है, तो यहां से ब्लड आ रहा है। अब ब्लड में सिर्फ प्रोटीन ही थोड़ी ना, वाटर भी मौजूद है। तो ब्लड में जो मौजूद वाटर है उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। कहां की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो यहां पर जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आया उसके वाटर के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद वाटर के कारण जो प्रेशर लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको क्या बोल दिए? ग्लोमेरुलर। क्या बोल दिया बेटा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो क्या हो गया? वहां से देखो, यहां से ब्लड आएगा तो ब्लड में प्रोटीन रहेंगे। प्रोटीन क्या करते हैं? उसको अपनी तरफ खींचेंगे फ्लूइड को। तो प्रोटीन अपनी तरफ खींचेंगे और प्रोटीन के कारण, तो ब्लड में मौजूद प्रोटीन के कारण प्रेशर लग रहा है, तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये अपनी तरफ खींच रहा है, प्रोटीन उसको अपनी तरफ खींचेगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, तो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। दूसरा प्रेशर क्या हो रहा है? यहां पर ब्लड जो आ रहा है उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही थोड़ी होगा, उसमें वाटर भी होगा। तो वो वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा बेटा? नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा। तो नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा और ग्लोमेरुलस में मौजूद वाटर के कारण लग रहा है, तो क्या बोल दिया उसको? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना होता है? 60 से 75 mmHg तक होता है। तो अप्लाई प्रेशर इन अगेंस्ट ऑफ GHP एंड कॉल द ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से लगा? ब्लड में मौजूद प्रोटीन के कारण। किसमें लगा बेटा? ब्लड में मौजूद प्रोटीन के कारण। ब्लड में मौजूद प्रोटीन के कारण लगा ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा, मतलब GHP के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंपल भाषा में देखते हैं बेटा। क्या कि ये ब्लड है। अब ब्लड में दो चीज है ना बेटा, एक तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है बेटा? वाटर होता है। तो ये ब्लड जो आ रहा था, इस ब्लड में जो वाटर था उसके कारण जो प्रेशर लग रहा था, जो देखो हुआ क्या मेरे बच्चे? ये अफरेंट आर्टरियोल था, ये यहाँ ग्लोमेरुलस में इस ब्लड को लेकर जाएगा, रिफरेंट से जाएगा। तो ये जो अफरेंट से जो आ रहा है, ब्लड आ रहा है। अब ब्लड में मान लो ब्लड है, ब्लड आ रहा है, ब्लड कहाँ आ रहा है?
इस ग्लोमेरुलस में आ रहा है। तो ये जो ग्लोमेरुलस में जो वाटर आ रहा है, इसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो वाटर के कारण जो प्रेशर लग रहा है और ग्लोमेरुलस में लग रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन ये जो ब्लड होता है इसमें प्रोटीन भी मौजूद होते हैं ना बेटा, इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करता है, उस फिल्ट्रेट को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके कारण जो प्रेशर लगता है उसको बोल दिया ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। तो अब बेटा हुआ क्या, हुआ क्या, यहां पर तीन प्रेशर लग रहे हैं। एक जो ब्लड में मौजूद वाटर के कारण नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको हम ने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो 60 से 65 mmHg है। मतलब फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है कौन, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन सा हो गया, दूसरा प्रेशर वो हो गया कि जो यहाँ पर ब्लड आ रहा है उसमें मौजूद प्रोटीन के कारण लग रहा है, जिसको ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया, जो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन का। तीसरा प्रेशर कौन सा हो गया बेटा, कि ये बाउमेंस कैप्सूल है, इसमें मौजूद पहले से जो फ्लूइड है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। तो टोटल 3 प्रेशर हो गए। इसलिए मैंने क्या बोला बेटा कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, कि टोटल प्रेशर जो जरूरी है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, कौन कौन सा, देखो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या था, कि जो ब्लड आएगा उस ब्लड में जो पानी होगा, जो फ्लूइड होगा, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, तो जो नीचे की तरफ दबाव दे रहा था जिसके कारण फिल्ट्रेशन बनेगा, वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये क्या लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, तो मतलब ये सपोर्ट कर रहा था। दूसरी बात, ब्लड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन के कारण प्रेशर लग रहा था, जिसको ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे, जो क्या कर रहा था, प्रोटीन फिल्ट्रेट जो भी था ना जो वहां पर, उसको अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये कैसा था, फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लग रहा था। तो ये तो अपोजिट है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाउमेंस कैप्सूल में मौजूद पहले से जो तरल होता है उसके कारण प्रेशर है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। तो ये दोनों फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं, ये सिर्फ अकेला होने दे रहा था। तो टोटल फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर जिम्मेदार है वो क्या हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी तुम अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी होती है बेटा, 10 से 25 mmHg की रेंज में आती है। तो ये 10 से 25 mmHg ही एक्चुअल जो प्रेशर है जो जिम्मेदार है फिल्ट्रेशन के लिए, जो जिम्मेदार है बेटा किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि एक सवाल दे दिया मैं कि मान लो कि जीएचपी किसी का 55 है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 है, तो इसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा। तो फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना हुआ बेटा, 55 माइनस 30 प्लस 15, तो 55 माइनस ये कितना 45, कितना हो गया 10 mmHg, कितना हो गया बेटा 10 mmHg। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसकी वजह से लग रहा था, ग्लोमेरुलस में मौजूद जो वाटर आया था ब्लड के साथ उसके कारण लग रहा था, जो नीचे की तरफ लग रहा था तो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा था। ब्लड में मौजूद जो प्रोटीन थे उनके कारण जो प्रेशर लग रहा था जो अपोज कर रहा था, और कैप्सूल में मौजूद फ्लूइड रहता है कुछ पहले से, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा था कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो भी अपोज कर रहा था। ठीक है, अब तो मेरे को ये बताओ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों हुआ, क्या क्या कारण है। पहली बात तो क्या है बेटा कि हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है, कि जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो अफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज्यादा है, रिफरेंट का कम है। मतलब ज्यादा ब्लड आएगा और वो इकट्ठा होगा तो उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% तो क्या होता है, वाटर ही होता है। तो बहुत ज्यादा वाटर की मात्रा है, तो अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होने के कारण और रिफरेंट का कम होने के कारण बहुत ज्यादा ब्लड आ गया। अब बहुत ज्यादा ब्लड आ गया तो उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, जो सपोर्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को। तो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस क्यों है, क्योंकि अफरेंट आर्ट्रियोल जो इनकमिंग है, जो ब्लड को लेके आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को बाहर लेके जा रहा है उसका डायमीटर क्या है बेटा, कम है। इसके कारण क्या है, ग्लोमेरुलस में ज्यादा प्रेशर है। दूसरी बात क्या है कि बेटा जो जिस फिल्ट्रेशन, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा ये फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पतली सी है और ज्यादा परमिएबल है। कैसे, क्योंकि एक तो उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस था, कौन था बेटा, एक तो क्या था, जो ग्लोमेरुलस था जिसकी एंडोथेलियम थी, जिसमें फेनेस्ट्रा था, तो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम थी। एक दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और एक
पोडोसाइट थी किसकी, बाउमेंस कैप्सूल की, जिसके बीच बीच में स्लिट मिलती थी या फिल्ट्रेशन पोर मिलते थे। तो ये चीज था। तीसरी बात क्या है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, कम है बाउमेंस के, कि बाउमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड रहेगा तो सही, लेकिन वो कम मात्रा में रहेगा। तो क्या होता है, जो बाउमेंस कैप्सूल में जो प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो बाउमेंस का है वो तो कम है, जो अपोज कर रहा है। दूसरी बात कि ब्लड में मौजूद जो प्रोटीन है वो भी, उनके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा कम है, तो उसके द्वारा भी जो ब्लड के अंदर मौजूद जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलस के द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर है वाटर का जो ब्लड के द्वारा आया है वो प्रेशर क्या है बेटा, ज्यादा है। तो फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कौन करेगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का ज्यादा होना, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का कम होना, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का भी कम होना, और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसका पतला होना और ज्यादा परमिएबल होना। तो ये हो गया बेटा आपका, क्या हो गया, ग्लोमेरुलस के द्वारा जो ये फिल्ट्रेशन होता है, ये वाली बात हो गई। मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूं, तब तक तुम लोग नोट डाउन कर लो इसको। तो नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है बेटा। अब अगली बात करते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ये जीएफआर, अब ये जीएफआर क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो पहले बात तो मुझे ये बताओ कि अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर मोर देन इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये बेटा इस चीज में हेल्प करेगा, मोर ब्लड फ्लो टू इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या अफरेंट का ज्यादा डायमीटर है, इफरेंट का कम डायमीटर है, तो क्या इफरेंट में ज्यादा ब्लड जाएगा, नहीं, कैसे जाएगा, उसका डायमीटर कम ही है, तो ये तो नहीं होगा। क्रिएटिंग लोअर प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, कि ग्लोमेरुलस में कम प्रेशर क्रिएट करना, अरे कैसे, ब्लड ज्यादा आ रहा है, जा कम रहा है, तो ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो प्रेशर कम क्यों होगा, ज्यादा होगा ना। क्रिएटिंग हायर प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, हाँ, क्योंकि ब्लड आ ज्यादा रहा है, कम जा कम रहा है, तो ज्यादा ब्लड है, ज्यादा वाटर है, ज्यादा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा। The net pressure gradient that causes fluid to filter out of the glomerular filtration into the capsule, कि नेट फिल्ट्रेशन जो जिम्मेदार है, क्या, जिसके कारण ब्लड किससे, ग्लोमेरुलस से नीचे निकलकर बाउमेंस कैप्सूल में आता है, वो कितना है, 10 से 25 mm है, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब कितना ब्लड फिल्टर होता है, कितना क्या होता है जीएफआर। ठीक है, देखो बेटा, क्या हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट, उसके अंदर जो हमारा हार्ट होता है, उसके अंदर जो ब्लड पंप किया जाता है ना वेंट्रिकल के द्वारा, हमारा जो हार्ट होता है बेटा, जो हमारा जो हृदय होता है, उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनके द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जो कितना होता है मेरे बच्चे, 5 लीटर होता है। कितना होता है, 5 लीटर होता है। अब वो कार्डियक आउटपुट, हार्ट का काम होता है उस ब्लड को पंप करना बाकी ऑर्गेनल्स को, तो कार्डियक आउटपुट जो हार्ट का काम है बाकी ऑर्गेनल्स को पंप करना। तो ये जो 5 लीटर, देखो कार्डियक आउटपुट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, कि प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाएगा 0.8 सेकंड के कार्डियक साइकिल में, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, हार्ट रेट, तो 1 मिनट में जो हृदय धड़कता है, बीट होती है, वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक सिंगल कार्डियक साइकिल में जो 0.8 सेकंड की होती है, उसके द्वारा जो वेंट्रिकल्स है उनके द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब जब क्या, हृदय पंप कर दिया, हृदय ने क्या किया दिया, दोनों वेंट्रिकल थे उन्होंने संकुचन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो उसमें ब्लड बचेगा वो क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो 120 ml है। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अब वो रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के जो अंत में, पहले क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, कि वो लोग क्या थे, दोनों वेंट्रिकल्स थे, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो इस हार्ट के जो दोनों वेंट्रिकल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के अंत में जो वॉल्यूम रहेगी उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि ब्लड इन्होंने पंप कर दिया ना बेटा, इन्होंने ब्लड पंप कर दिया, पंप करने के बाद में जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंत में मौजूद होगी, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होती है जो 50 ml है। जब ये रिलैक्स रहेंगे वेंट्रिकल, उस रिलैक्स होने के अंत में जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन चालू नहीं किया है, उस टाइम पर जो वॉल्यूम रहेगी वो होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कितनी होती है बेटा, 120 ml। इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो आता है
हर एक कार्डिक साइकिल में दोनों वेंट्रिकल्स जो ब्लड पंप करते हैं वो कितना होता है बेटा 70 ml तक होता है। तो ये कार्डिक आउटपुट, तो हृदय के द्वारा जो ब्लड आ रहा है वो कितना है बेटा 5 लीटर, कितना है बेटा 5 लीटर है। अमाउंट ऑफ ब्लड रीच टू द किडनीज, अब हृदय का काम सिर्फ किडनी को ब्लड देना नहीं है, बॉडी के पूरे ऑर्गेन्स को ब्लड देना है। तो जो कार्डिक आउटपुट का सिर्फ 20%, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, जो हृदय के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है उसका 20% या उसका 1/5 पार्ट ही किडनी को पहुंचता है, उसका 1/5 पार्ट ही किडनी को पहुंचता है, एक किडनी को नहीं, मतलब एक किडनी को इतना, दूसरी किडनी को इतना। तो अमाउंट ऑफ ब्लड रीच टू द किडनीज, कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो किडनीज को पहुंचेगा बेटा वो कितना 1000 ml से 1250 ml, जो क्या होगा बेटा 20 से 25% होता है किसका, कार्डियक आउटपुट का। किसका रे, कार्डियक आउटपुट का जो कितना होता है बेटा 20 से 25% होता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। मतलब क्या था कि हृदय ने जो ब्लड पंप किया वो कितना है 5 लीटर है, हृदय ने जो वेंट्रिकल्स ने पंप किया वो 5 लीटर है, लेकिन वो 5 लीटर ब्लड सारे ऑर्गेनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें से किडनीज को जो ब्लड जाता है वो कितना जाता है, उस टोटल ब्लड का 20% जाता है, जो कि 1/5 होता है, जो कि कितना होता है बेटा 1100 से 1000 से 1250 ml। कितना बेटा 1000 से 1250 ml, जो तुम्हारी एनसीईआरटी का डाटा है, कितना बेटा 1000 से 1250 ml। नेक्स्ट क्या है, अब जो ये ब्लड तो आया है इतना, लेकिन इस ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लाज्मा होता है, मतलब क्या था, टोटल ब्लड जो हार्ट ने पंप किया 5 लीटर, उस 5 लीटर का 20% किडनीज के पास है, जो कि 1000 से 1250 ml है। उस 1000 से 1250 ml में सिर्फ 52% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बाकी में क्या होती है, सेल्स मौजूद होती है। तो ये जो इतना ब्लड टोटल था हार्ट ने, इतना ब्लड टोटल हार्ट ने पंप किया, उसका 20% किडनीज के पास आया। उस 20% में भी 52% क्या है, प्लाज्मा है, जो कि कितना हो गया बेटा 650 ml, 650 ml। तो 650 ml क्या हो गया, प्लाज्मा आया है किडनी के पास, तो इसलिए बोलते हैं इसको रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ये जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, रीनल जो प्लाज्मा फ्लो है इसका 25%, रीनल प्लाज्मा फ्लो का 25% क्या होता है, 22 से 25% के अराउंड क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो जीएफआर, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर किया जा रहा है, ग्लोमेरुलस के द्वारा जो प्रति मिनट फिल्टर किया जा रहा है वो कितना बेटा 125 ml। तो 125 ml जो प्लाज्मा होता है, 125 ml प्लाज्मा क्या होता जा रहा है बेटा, फ्लड, ठीक है, जो ब्लड लेकर आ रहा है वो कौन फिल्टर कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा है। तो देखो हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो उसके पास उससे 5 लीटर ब्लड निकला, वो 5 लीटर ब्लड का सिर्फ 20% ही किडनीज को मिल पा रहा है, जो कितना है 1000 से 1250 ml। उस 1000 से 1250 ml का जो ब्लड आ रहा है उसका कितना बेटा, उसका 52% उसमें प्लाज्मा मौजूद होता है, जो कितना हुआ 650 ml हो गया, ठीक है। अब जो 650 ml जो प्लाज्मा आया उसका 25% ही क्या होता है, नीचे फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस से किस में आता है बेटा, बाउमेंस कैप्सूल में आता है 52%, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो 52% ठीक है प्लाज्मा आया है ना, जिसको 650 ml है, उसका अराउंड 25% फिल्टर होकर नीचे आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलस है उसके द्वारा जो फिल्टर किया जाता है बेटा वो कितना होता है 125 ml। कितना, 125 ml। 1 मिनट में किडनीज के पास जो ब्लड आता है वो कितना होता है बेटा 1000 से 1250 ml। 1 मिनट में जो किडनीज के पास जो प्लाज्मा आता है वो कितना होता है बेटा 650 ml। दोनों किडनी का है, दोनों किडनी का है 650 ml। कितना, 650 ml। 1 मिनट में जो हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है, जो ब्लड पंप किया जाता है बेटा वो कितना है 5 लीटर। अब देखो क्या बोल रहा हूं, फिल्टर इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 मिनट में कितना हुआ 125 ml ना, तो 1 घंटे में कितना होगा 125 इंटू 60, एक दिन में कितना होगा 125 इंटू 60 इंटू 24, तो कितना होगा 180 लीटर। कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके द्वारा एक दिन में कितना फिल्टर बनता है 180 लीटर। 1 मिनट में 125 ml फिल्टर बनता है, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर बना है वो कितना है 125 ml पर मिनट है और 180 लीटर पर डे है। अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म्ड बाय द किडनीज इन 1 मिनट, जीएफआर का मतलब है कि दोनों किडनी के द्वारा जो मिलकर जो ब्लड
फिल्टर किया जाएगा, जो फिल्ट्रेट बनाया जाएगा वो क्या है, जीएफआर, जो कितना है 125 ml। जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है बेटा, किडनीज के पास जो प्लाज्मा आ रहा है उसका 25% है, और किडनीज के पास जो प्लाज्मा आ रहा है वो कितना है बेटा, 650 ml है। कितना, 650 ml, जो कि क्या होता है, 52% होता है किडनीज के पास जो ब्लड आ रहा है उसका, 52% होता है किडनीज के पास जो ब्लड आ रहा है उसका। तो देखो क्या है, अब रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, 650 ml, जो क्या है, किडनीज के पास जो ब्लड आ रहा है उसका 52%। रीनल ब्लड फ्लो क्या है, जो टोटल हृदय ब्लड पंप कर रहा है उसका 20 से 25%, 20% याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है 20%, जो कि कितना होता है 1000 से 1250 ml। अब देखो मैंने क्या बताया था, टोटल प्रेशर जो फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है वो कितना है बेटा, 10 से 25 mmHg। ठीक है, टोटल फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, टोटल ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्ट्रेट किया जा रहा है वो 125 ml है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या 1 mmHg का प्रेशर है वो कितने को फिल्टर करेगा, देखो 10 ने फिल्टर किया 125 ml, तो एक कितना करेगा, 125 बटा 10, ठीक है, कितना आया, 125 बटा 10 ml आ गया ना, ठीक है, तो ये mmHg, तो अराउंड कितना करेगा बेटा, ये अराउंड 125 mmHg हो गया। ठीक है, तो ये अराउंड फिल्टर करता है कि 1 mmF जो Hg है, क्या बेटा, कि 1 mm ऑफ Hg है वो कितना फिल्टर करता है बेटा, 12.5 ml प्लाज्मा को। कितना मेरे बच्चे, 12.5 ml प्लाज्मा को फिल्टर करता है। कितना मेरे बच्चे, 12.5 ml को फिल्टर करता है। ठीक है, तो 1 mm Hg नेट फिल्ट्रेशन कितना फिल्टर करता है बेटा, 1 ml का 12.5, ठीक है, ml को फिल्टर करता है। कितना, 12.5 ml को फिल्टर करता है। जीएफआर को कौन सपोर्ट करता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का ज्यादा होना, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का कम होना, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का भी बेटा क्या, कम होना। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो बेटा, मैं एक बार साइड में हो जा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो ये वाला ही क्वेश्चन का ही आंसर है कि एक पर्सन का जो कार्डिक आउटपुट है वो 5 लीटर है। एक पर्सन है उसका कार्डिक आउटपुट कितना है बेटा, 5 लीटर है। ठीक है, उसमें से 20% जो उसका ब्लड था वो कहां जा रहा है, किडनी को जा रहा है। तो कार्डिक आउटपुट का 20% ब्लड जा रहा है किडनी को, तो रीनल मतलब किडनी के पास जो ब्लड आ रहा है वो कितना है, कार्डिक आउटपुट का 20%। कार्डिक आउटपुट कितना, 5 लीटर मतलब 5000 ml, उसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, अराउंड 1000 ml आएगा। मतलब किडनीज के पास जो ब्लड आया वो 1000 ml था, उसका 52% क्या है, प्लाज्मा है। मतलब जितना ब्लड आ रहा है, जितना ब्लड जो आ रहा है बेटा, क्या, जितना जो ब्लड आ रहा है उसका 52% क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा निकाल लो, 1000 से जो 1250 ml था ना रेंज, 1000 से 1250, उसका 52% प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा का क्या, 25% फिल्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं बेटा। तो इतनी चीज हुई जीएफआर की। अब देखो मान लो बॉडी के अंदर जीएफआर कम होता है किसी भी कारण की वजह से, तो क्या होता है, तो किडनीज जो होती है ना हमारी किडनीज, उनके पास कुछ ऐसा खुद से ही मैकेनिज्म होता है जिसके कारण क्या होता है बेटा, वो किडनीज का अंदर जो जीएफआर कम हो रहा है उसको रेगुलेट कर लेती है। तो किडनीज के पास क्या होता है, एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसके कारण क्या कर लेती है, वो रेगुलेट कर लेती है। उसका बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के द्वारा किया जाता है। देखो बेसिकली तो ये मैकेनिज्म आगे पढ़ाऊंगा मैं सारा का, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन का किडनी का, पर उसमें एक चीज ये है। ठीक है, अब क्या है कि जीजे सेल्स, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस किसके द्वारा बनता है, क्या होता है कि जो हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसकी कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल। तो डीसीटी की सेल्स जिसका नाम है मैकुला डेंसा सेल्स, वो और जो अफरेंट आर्टेरियोल है, इन दोनों के द्वारा मिलता है क्या, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनता है। तो मैकुला डेंसा सेल डीसीटी की और अफरेंट आर्टेरियोल, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं। कहां पर, जहां पर ये दोनों कॉन्टेक्ट में रहती है, मतलब जहां पर ये डीसीटी और क्या, ये अफरेंट आर्टेरियोल कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो डीसीटी की मैकुला डेंसा सेल और ये अफरेंट आर्टेरियोल ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपरेटस इन्होंने बनाया है बेटा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है, सेंसिटिव होता है। किससे सेंसिटिव होता है, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम जो आयंस होते हैं ना, उन सोडियम आयंस से सेंसिटिव होता है। कैसे, मान लो बॉडी में जीएफआर कम हुआ, बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुई, तो जो क्या हो रहा था, किडनी के पास जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर से क्या होता है, जीएफआर क्या हुआ, बॉडी में डिक्रीज हुआ। बॉडी में डिक्रीज हुआ तो एनएसीएल की जो डिलीवरी है, एनएसीएल की जो डिलीवरी है वो भी डिक्रीज होगी। एनएसीएल की डिलीवरी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो गया। अब एनएसीएल का कम होना क्या होता है, इन सेल्स के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, पहले मान लो कि ब्लड जो आ रहा है, ब्लड की जो वॉल्यूम है, हृदय के द्वारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गई। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी तो जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो आ रहा है वही कम है, तो जो फिल्टर होगी उसकी मात्रा तो कम होगी, तो जीएफआर कम हो गया। अब क्या हो रहा था, ब्लड कम आ रहा था तो एनएसीएल की जो डिलीवरी थी वो क्या हो रही थी, किडनी को कम हो रही थी, तो एनएसीएल कम पहुंच रहा था। जैसे ही एनएसीएल कम आएगा तो ये जीजे सेल एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये जीजे सेल एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या रिलीज करेगी, रेनिन। तो एक गड़बड़ बात हुई क्या, सोचो सोचो, अरे जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन कौन करता है, केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट केसिन करता है, रेनिन का भी काम रहता है, ठीक है। अब ध्यान रखो, क्या जीजे सेल्स क्या रिलीज करती है, रेनिन, ठीक है। अब ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा, और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वापस रीस्टोर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म देखेंगे, पर क्या होता है, जैसे जीएफआर गिरता है, कम होता है, ये जीजे अपरेटस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कम आता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और जीएफआर वापस रीस्टोर हो जाता है। अब देखो ये वाला सवाल हो गया, ठीक है, ये वाली बात भी हो गई मेरे बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग देखेंगे ट्यूबुलर, एक बार स्टॉप करना, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बेटा क्या देखा कि जीएफआर ग्लोमेरुलस के द्वारा जो फिल्टर बनता है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। एक दिन में 180 लीटर बनता है, पहली चीज। दूसरी बात, जीएफआर को फिल्ट्रेट को बनाने में कौन कौन सी चीजें सपोर्ट कर रही थी बेटा, ग्लोमेरुलस का ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होना, ब्लड के अंदर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का कम होना, कैप्सूल के अंदर जो वाटर के कारण जो प्रेशर था, जो फिल्ट्रेट था उसके कारण जो प्रेशर था, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसका कम होना, नेट प्रेशर जो जिम्मेदार है ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए वो 10 से 25 mmHg था, तो इसलिए 1 mmHg प्रेशर कम से कम 12.5 ml को फिल्ट्रेट करता है। दूसरी चीज, जो हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, कार्डिक आउटपुट होता है, उसका 5 लीटर का सिर्फ 20% मतलब 1/5 भाग ही कहाँ आता है बेटा, किडनीज के पास आता है, जिसको रीनल ब्लड फ्लो बोलते हैं, जो कि कितना होता है बेटा, 1000 से 1250 ml। अब जो किडनीज के पास ब्लड आ रहा है उसका कितना परसेंट, 52% प्लाज्मा होता है, जो कि कितना होता है, 650 ml होता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसका 25% ही फिल्टर होता है किडनीज के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते थे, जीएफआर बोलते थे। तो जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी के अंदर जो किडनीज होती है उनके पास खुद के पास एक मैकेनिज्म है। जीएफआर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनीज को जो आने वाला जो ब्लड है वो कम है। अब ब्लड आ कम रहा है तो उसके अंदर मौजूद एनएसीएल भी कम आएगा, तो एनएसीएल कम आ रहा है तो क्या हो गया, बॉडी के अंदर एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है जो सेंसिटिव होता है, इस चीज से संवेदनशील होता है, कि जैसे ही कम एनएसीएल आएगा वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही कम एनएसीएल आया वो एक्टिवेट हो गया, उसने RENIN रिलीज किया, RENNIN नहीं, क्योंकि RENNIN रेनिन वो डाइजेस्टिव वाला हो गया जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, तो इसने RENIN रिलीज किया, जिसने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है, उसको एक्टिवेट करेगी, जीएफआर को वापस रिस्टोर करेगी। अब देखो दूसरी जो स्टेप होती है ना बेटा, दूसरी जो स्टेप होती है कि 125 ml क्या, कि सिर्फ देखो टोटल जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो 180 लीटर बन रहा है पर डे का, लेकिन जो यूरिन हम पास करते हैं वो 1 से 1.5 लीटर, मतलब 99% रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अब देखो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ चीजें देखने वाली है, डायग्राम पहचानने वाली है। देखो स्टेटमेंट में दिया होगा लेकिन डायग्राम में नहीं दे रखा है। देखो
ये जो बीच वाली नली है यहां से पास हो रहा है कौन, फिल्ट्रेट पास हो रहा है यहां से, ठीक है। तो हम लोग जो अंदर की तरफ तीर लगा हुआ है इसका मतलब हम लोग उस चीज को फिल्ट्रेट में डाल रहे हैं, और जो ये बाहर की तरफ तीर जा रहा है मतलब फिल्ट्रेट से बाहर निकाल रहे हैं। तो हम लोग जो पीसीटी है वो क्या क्या अंदर डाल रही है, H प्लस और अमोनिया डाल रही है, ठीक है बेटा। जो डीसीटी है वो भी H प्लस और K प्लस डाल रही है, H प्लस और K प्लस। तो देखो जब एब्जॉर्प्शन में अब की बार जैसे 2025 में डायग्राम आया था तो बेसिक डिफरेंस क्या है, पीसीटी बेटा K प्लस को एब्जॉर्ब करती है लेकिन डीसीटी K प्लस को डालती है। तो अगर K प्लस एब्जॉर्ब हो रहा है तो पीसीटी, और K प्लस अगर रिलीज हो रहा है मतलब सीक्रेट हो रहा है अंदर डाल रही है उसमें, तो क्या है बेटा, डीसीटी है। डायग्राम से पहचानने का तरीका है। फिर यहां पर ठीक है, फिर ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, कंसंट्रेटेड करना। उसके साइड में क्या है, वासा रेक्टा मौजूद है। तो आप देखो हर एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे, हर एक पार्ट का बेटा फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या सीक्रेट किया जाता है। जनरली H प्लस K प्लस और अमोनिया सीक्रेट किया जाता है जिसका काम होता है आयनिक बैलेंस बनाना और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा पीसीटी। देखो पीसीटी में जो एपिथेलियम होता था वो कौन सा था, सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था। ब्रश बॉर्डर क्यों था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह दे सके, एरिया दे सके एब्जॉर्प्शन को। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है जो क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। अब पीसीटी में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, जितनी भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उन सबका होता है, और 70 to 80% तक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जो आयंस वगैरह होते हैं ठीक है उनका होता है, और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। दूसरी बात, ऑल एसेंशियल ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड इन सबका, फ्रक्टोज इन सबका वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट का सबका पीसीटी में, और 70 to 80% तक इलेक्ट्रोलाइट का और कुछ वाटर का। दूसरी बात, पीसीटी क्या करती है, कुछ मटेरियल्स को रिलीज भी करती है, फिल्ट्रेट जो बना है उसके अंदर डालती भी है। तो पीसीटी क्या करती है बेटा, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या, यहां से H प्लस और अमोनिया को बाहर निकालती है, H प्लस और अमोनिया को बाहर निकालती है, और इसमें क्या डालती है बेटा, H प्लस और अमोनिया को, ठीक है, H प्लस। देखो क्या किया बेटा पीसीटी ने, क्या किया मैं क्या बता रहा हूं कि ये मान लो ल्यूमन है, ठीक है। अगर ये ल्यूमन है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पीसीटी है वो पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या इसके अंदर क्या डाल दे रही है, इसके अंदर डाल रही है बेटा H प्लस और NH3। मतलब ये क्या है, मैंने क्या बताया कि ल्यूमन है जहां से फिल्ट्रेट जा रहा है, तो इस ल्यूमन में क्या डाला है, H प्लस और NH3 डाला, किसने, पीसीटी ने। दूसरी बात, इस यहाँ पर जो फिल्ट्रेट जा रहा है उससे क्या अवशोषित किया, उससे अवशोषित क्या किया बेटा, बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब किया। तो पीसीटी ने क्या कर दिया, ये जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें H प्लस और अमोनिया डाल दिया और यहां से बाइकार्बोनेट आयन ले लिया, ताकि क्या बना के रखे, पीएच को मेंटेन करके रखे। क्या करे, पीएच को मेंटेन करके रखे, पहली चीज। अब देखो यहां पर पीसीटी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या पीसीटी, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पीसीटी हो गया, ये वाला पोर्शन ही क्या है बेटा, पीसीटी है। तो पीसीटी ने क्या कर दिया बेटा, पीसीटी ने जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, उन सबको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, कैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया और अमाइनो एसिड हो गया। तो ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड है उनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर पीसीटी में। दूसरी बात क्या कर लिया उसने, पीएच को बनाए रखने के लिए H प्लस और अमोनिया को सीक्रेट किया था, देखो सीक्रेट कर दिया। बाइकार्बोनेट आयन को क्या किया था बेटा, एब्जॉर्ब किया था। तो बाइकार्बोनेट आयन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, H प्लस और अमोनिया को सीक्रेट कर लिया ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस को बना के रखे। मैंने क्या बोला था, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम भी तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर, ये भी क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब होता है। तो पोटेशियम भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या बोला, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उन सबका। दूसरी बात क्या होता है बेटा, यहाँ पर NaCl का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो NaCl के अंदर क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन,
देखो बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है। जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया, पैसिवली हो गया। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया बेटा, पैसिवली हो गया। तो कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है और कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिवली होता है। तो जैसे कि NaCl होता है, उसके अंदर जो सोडियम है उसका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली हो रहा है, और जो क्लोराइड है इसका क्या हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। क्लोराइड का कैसा है बेटा, पैसिवली है। तो न्यूट्रिएंट जिन कौन कौन से थे, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हुआ। यहां पर जो NaCl था उसका सोडियम का एक्टिव हुआ और क्लोराइड पैसिव हुआ। अब जो ग्लूकोज है बेटा, इस ग्लूकोज का भी कैसा एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली, लेकिन किसके साथ, सोडियम के साथ। मतलब यहां पर जो पीसीटी है उसके अंदर से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके ल्यूमन से जो खाली जगह रहेगी जहां पर फिल्ट्रेट जा रहा है, वहां से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, वहां पर हमें सोडियम की भी आवश्यकता होगी। तो ग्लूकोज और सोडियम एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं, तो को ट्रांसपोर्ट होता है, उनका को ट्रांसपोर्ट होता है। साथ में क्या चाहिए होता है बेटा, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये चीज क्लियर हुई। अगर सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिमेन्स एंड अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, रिलीज आउट थ्रू यूरिन, अगर कुछ मात्रा में ग्लूकोज यूरिन में जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें मौजूद रह गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई बेटा, तो वो क्या हो जाएगी, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी। और यूरिन में ग्लूकोज की मौजूदगी क्या कहलाती है, ग्लाइकोज यूरिया कहलाती है, जो डायबिटीज मेलाइटस का क्या होता है, क्लिनिकल फीचर होता है मधुमेह बीमारी का। ठीक है, तो इतनी चीज होगी। तो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, बाइकार्बोनेटाइन H+ और अमोनिया, जिसमें H+ और अमोनिया को यूरिन के अंदर है, जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर डाला गया, यूरिन नहीं बोलते हैं अभी तक, फिल्ट्रेट के अंदर डाला गया, और बाइकार्बोनेटाइन को यहां से एब्जॉर्ब कर लिया गया ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखे। जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है उन सबका एब्जॉर्प्शन हो गया है। यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। सोडियम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वाटर के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर का पैसिवली होता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन भी कैसा होता है, पैसिवली होता है। तो ग्लूकोज और सोडियम जो होता है वो उसका एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके अलावा बेटा क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो ये क्लोराइड वगैरह होता है, इनका कैसा होता है बेटा, पैसिव होता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पर जो ब्लड आता है, जो ब्लड बहता है, उसके अंदर जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन रहती है, जो ओस्मोलरिटी रहती है, वो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। कितनी, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो जो यहां पर जो इस बाउमेंस कैप्सूल में रहेगा वो भी 300 ही रहेगा, पीसीटी में भी कितना ही रहता है, 300 ही रहता है। मतलब ये क्या है, ये जो फिल्ट्रेट यहां पर रहेगा, इस पूरे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेम रहेगी पीसीटी तक। पीसीटी तक क्या रहेगी, उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो ये 300 मिली ओस्मोल वाला फ्लूइड यहां पर आया। अब ये 300 मिली ओस्मोल वाला जो फ्लूइड है वो आगे आया किसमें, लूपो फैलने में। क्या, लूपो फैलने में आया। लूपो फैलने का दो पार्ट होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। देखो डिसेंडिंग लिम्ब का क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है जो जहां पर, अब मैंने कल तुम्हारे को बताया था कि जो लूपो फैलने का डिसेंडिंग वाला पार्ट है ये पानी के लिए परमिएबल है, मतलब इसमें से पानी बाहर निकल सकता है। लेकिन ये साल्ट के लिए परमिएबल नहीं है, मतलब इसमें से साल्ट बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ क्या निकल सकता है, वाटर बाहर निकल सकता है। तो जैसे जैसे ये 300 मिली ऑस्मोलेटरी वाला फ्लूइड नीचे आता जाएगा, उससे वाटर बाहर निकलता जाएगा, मतलब वाटर की अमाउंट कम होती जाएगी। तो जब तुलना करेंगे तो साल्ट की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो नीचे जैसे जैसे आता जाएगा ऑस्मोलेटरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो यहां पर 300 मिली ऑस्मोल वाला था वो यहां नीचे आते आते कितना हो जाता है बेटा, 1200 मिली ऑस्मोल तक हो जाता है। तो इनर मेडुला के अंदर जो कंसंट्रेशन रहती है वो 1200 मिली ऑस्मोल होती है, आउटर मेडुला में कितनी होती है बेटा, 900 तक होती है, या 600 से 900 के बीच में होती है। तो ठीक है, और जो यहां पर जो पीसीटी वाला होता है उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल होती है। तो यहां वाले और यहां वाले के अंदर जो ग्रेडियंट का डिफरेंस बनता है वो 900 बनता है, ध्यान रखना कभी सवाल पूछ ले तो। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि जो ये डिसेंडिंग लिम्फ है ये किसके लिए परमिएबल है, परमिएबल है सिर्फ वाटर के लिए। मतलब लूप ऑफ हेनले जैसे जैसे जो अंदर सोल्यूट जाएगा, अंदर जो साल्ट है उसकी तुलनात्मक रूप से मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी तो क्या निकलता जा रहा है बेटा, बाहर निकलता जा रहा है। अब पानी की मात्रा कम होती जा रही है यहां पर, इसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा है उसके अंदर, तो पानी कम है और क्या साल्ट की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो नीचे जाने पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। इसलिए मैंने यहां लिखा है बेटा हाइपरटोनिक। क्या लिखा है, हाइपरटोनिक, मतलब साल्ट ज्यादा है ब्लड के कंपैरिजन में और वाटर कम है।
ठीक है, अब देखो ये बात क्या बोला मैंने अभी, नीचे जाते जाते फिल्ट्रेशन मैक्सिमम कहां पर होगा, इनर मेडुला में। मतलब मैक्सिमम जो हाइपरटोनिक नेफ्रिक जो फ्लूइड जो फिल्ट्रेट बनेगा वो कहां बनेगा, लूप ऑफ हेनले के आधार में, मतलब इनर मेडुला में। कहां पर मेरे बच्चे, इनर मेडुला में। मैक्सिमम कहां बनेगा, इनर मेडुला में। अब जैसे जैसे ये फ्लूइड, अब देखो यहां पर आया, अब ये क्या होगी, ये है असेंडिंग लिम्ब। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है बेटा, ये किसके लिए परमिएबल है, ये सिर्फ साल्ट के लिए परमिएबल है। मतलब असेंडिंग लिम्ब से सिर्फ साल्ट बाहर निकलेगा, वाटर बाहर नहीं निकलेगा। असेंडिंग लिम्ब जो है वो सिर्फ साल्ट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए नहीं है परमिएबल। मतलब यहां से सिर्फ साल्ट बाहर निकलेगा, कौन, सॉल्ट बाहर। अब जैसे जैसे यहां से साल्ट बाहर निकलता जाएगा, क्या होता जाएगा, पानी की मात्रा तो उतनी ही है, लेकिन साल्ट बाहर निकलता जा रहा है, तो सॉल्ट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। मतलब जैसे जैसे वापस ऊपर आता जाएगा, ऑस्मोलरिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ऑस्मोलरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जो लूप ऑफ हेनले है वहां से जो सॉल्ट जो बाहर निकलता है ना, वो एक्टिवली भी निकल सकता है और पैसिवली भी निकल सकता है। तो बेटा कैसे, कि जो ये पतला वाला है ना, जो असेंडिंग लिम्ब का जो ये पतला वाला सेगमेंट है, यहां से जो साल्ट बाहर निकलता है वो पैसिवली निकलता है। और जो ये असेंडिंग लिम्ब का जो मोटा वाला भाग है, थिक सेगमेंट है, यहां से कैसा ऊर्जा का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है। तो जैसे जैसे यहां पर नीचे आओगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ऑस्मोलिटी घटती जाएगी। पैसिवली कहां होता है बेटा, जो असेंडिंग वाला जो पतला सेगमेंट है उसमें, और जो असेंडिंग वाले का मोटा सेगमेंट है वहां पर कैसा, एक्टिवली। अब क्या हो गया, फिल्ट्रेट यहां पर ये चीज होगी। अब इसके बाद में है बेटा ये डीसीटी वाला भाग। क्या है बेटा, डीसीटी वाला भाग। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कोई भी चीज का एब्जॉर्प्शन और जो सिक्रेशन होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी से। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कब होता है, जब एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। जब मैं तुम्हारे को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो मैं पूछूंगा भी और ध्यान भी रखना है। क्या इस डीसीटी पर एल्डोस्टेरोन नामक एक हार्मोन जो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो आकर काम करता है। वो आकर काम करता है तो वो क्या करवाता है, मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जीएफआर वगैरह को मेंटेन करने के लिए रहता है। अब देखो यहां डीसीटी में क्या होता है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन भी कंडीशनल होता है। ठीक है, दूसरी बात, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है पीएच मेंटेन करने के लिए बेटा। लेकिन अंतर दोनों के डायग्राम में देखो, अभी जो सवाल आया था 2025 में उसको तुम इजीली पहचान सकते थे, क्योंकि मैं क्या बोला हूं, पीसीटी के अंदर क्या 60 to 70% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट है तो एब्जॉर्ब होगा। जबकि यहां पर क्या है, पोटेशियम क्या हो रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर डल रहा है, फिल्ट्रेट के अंदर डल रहा है। कितना क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट के अंदर डल रहा है। तो H+, K+ और अमोनिया, देखो ये अमोनिया है ना, डायग्राम में नहीं है पर जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है कि क्या होता है, डीसीटी के अंदर K+, H+ और अमोनिया का सिक्रेशन होता है और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो बेटा ये ध्यान रखना है, क्या बोल रहा हूं, अगर ये पीसीटी है तो पीसीटी है तो क्या बोला मैं, यहां से बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर K+, सॉरी सेम वही बात हो गई गड़बड़, क्या बेटा क्या बोल रहा हूं, इसमें H+ और अमोनिया इसके अंदर डलता है, किसके लिए, पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर तुम डीसीटी की बात करोगे, किसकी बेटा, डीसीटी की बात करोगे, तो डीसीटी से एब्जॉर्ब तो बाइकार्बोनेट ही हो रहा है, लेकिन यहां पर इसमें सीक्रेट क्या क्या हो रहा है, इसमें H+ भी जा रहा है, इसमें K+ भी जा रहा है और अमोनिया भी जा रहा है। ठीक है, तो ये डीसीटी का ऐसा डायग्राम है और पीसीटी का ऐसा डायग्राम है, पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ये डायग्राम दिमाग में छाप लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला, पीसीटी में 60 to 70% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब होते हैं। अब 60 to 70% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट तो पोटेशियम भी तो है, तो इसलिए तो यहां पर जब मैं डायग्राम दिखा रहा था पोटेशियम को एब्जॉर्ब किया गया है, और जबकि यहां पर पोटेशियम को इसके अंदर डाला गया है। तो डायग्राम को डिफरेंशिएट करने का एक अच्छा तरीका है, अगर डायग्राम डाल के पूछ ले कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है बेटा, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एडीएच नाम का एक हार्मोन भी यहां पर आकर काम करता है। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन भी डीसीटी पर आकर काम करता है, जिसका काम होता है
एंटी डायूरेटिक मतलब कब, जब जीएफआर कम हो जाए, बॉडी के अंदर फ्लूइड तरल की मात्रा कम हो जाए तो ये हार्मोन निकलता है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड कम हो गया तो बॉडी में क्या होता है, ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं जो 300 मिली ऑस्मोलिटी पर नॉर्मल रहते हैं, उससे ज्यादा होने पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होंगे, वो एडीएच हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कहां से निकलता है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो उसका हार्मोन नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, वो हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है, जो किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो न्यूरॉन्स के द्वारा आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी उस हार्मोन को स्टोर करके रखती है जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो रिलीज होता है, वो रिलीज होकर वो भी यही काम आता है। जैसे ही वो एडीएच यहाँ पर आकर काम करता है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी डीसीटी पे आकर काम करता है, जिसका क्या काम है, यूरिन की जो मात्रा है उसको कम करना। एंटी का मतलब विरोधी, डायूरेटिक का मतलब जो यूरिन की जो अमाउंट है उसको कम करने वाला। सिमिलरली ये एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी यहाँ पर आकर काम करवाते हैं, जो क्या करवाते थे, के प्लस का सीक्रेशन करवाते हैं, मतलब के प्लस को अंदर डलवाते हैं इसमें, और क्या करवाते हैं, वाटर का और NaCl का क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जीएफआर वगैरह को उनको मेंटेन करने के लिए। हम लोग देखेंगे, बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कौन एब्जॉर्ब होता है, कौन रिलीज होता है, क्या पीएच मेंटेन करने के लिए है, क्या नहीं है। तीसरी चीज क्या है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट वाला भाग है। देखो मैं क्या बोल रहा था कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक से अत्यधिक डीसीटी क्या कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होती है, ठीक है। अब जो कलेक्टिंग डक्ट वाला होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो अंदर मेडुला तक जाती है। अब यहां पर क्या क्या होता है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या क्या निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर आता है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर आता है। कौन, एडीएच वगैरह हार्मोन ही काम करता है यहाँ पर। तो वाटर बाहर आता है, वाटर बाहर आता है तो फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, वाटर की मात्रा कम होगी। दूसरी चीज क्या होता है, H+ और K+ इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि के वो क्या कर सके बेटा, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर सके। तीसरी चीज क्या होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट से कुछ मात्रा में यूरिया भी वापस अंदर आता है। कौन आता है, यूरिया भी अंदर आता है। तो ये देखो कलेक्टिंग डक्ट, इस कलेक्टिंग डक्ट से कुछ मात्रा में यूरिया अंदर आता है। अलाउ पासेज, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन इंटरस्टिशियल स्पेस, कि जो इनर मेडुला वाला जो स्पेस है उसके अंदर क्या कुछ मात्रा में यूरिया को भी रिलीज करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो इनर मेडुला है उस इनर मेडुला के अंदर क्या रहे बेटा, हाई ऑस्मोलिटी रहे, क्या रहे, हाई ऑस्मोलिटी रहे। तो इसका काम क्या हो गया, तो डीसी जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका क्या काम हो गया, कुछ मात्रा में यूरिन के अंदर से यूरिया को भी डालना ताकि हाई ऑस्मोलिटी बनी रहे। पहली चीज क्या करना, वाटर को रिलीज करना ताकि फिल्ट्रेट और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सके। तीसरी चीज क्या हो गया बेटा, H+ और K+ को क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, क्या यहां पर अपन ने देखा था H+ और K+ को अंदर डालना ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है। डीसीटी का क्या काम हो गया, एल्डोस्टेरोन एडीएच दोनों के ऊपर काम करी, दोनों हार्मोन के कारण काम कर रही है। कंडीशनल शर्त नुमा एब्जॉर्प्शन होता है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी काम करेगी। पीएच बनाए रखने के लिए K+ H+ को और अमोनिया को अंदर डाला जाता है और क्या बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब किया जाता है। एडीएच और हार्मोन एल्डोस्टेरोन, ये जब हार्मोन काम करते हैं तब क्या होता है, वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जब जरूरत पड़ती है तभी बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है यहां पर। तो इन सारी चीजों की वजह से तीन चीज होती है जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा, ये सारी चीजें बनती है। तो ये यूरिन, इसके बाद में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर मेडुलरी पिरामिड में खुलती है, रीनल पेपिला में, फिर वहां से कैलिसेस, फिर रीनल पेल्विस, फिर हाइलम के द्वारा, यूरेटर के द्वारा नीचे जाकर यूनिब्लेडर से, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अब देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स इन, कि देखो जो यूजफुल सब्सटेंस है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, देखो पहली बात तो क्या होता है, जितने भी जरूरती चीज है, सारे जो इसेंशियल सब्सटेंस है, ऑल इसेंशियल सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, उन सबका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है बेटा, यूरिन क्या होता है, पेल कलर का, यूरिन क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, किसकी वजह से, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। यूरिन क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। और ऑन एन एवरेज
कि ऑन एन एवरेज क्या होता है कि हम प्रतिदिन जो यूरिन निकालते हैं 1 से 1.5 लीटर। क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, कभी कभार स्टेटमेंट वाले सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है कि पर डे, क्या बोल रहा हूं बेटा, कि प्रतिदिन जो अमाउंट ऑफ यूरिया हम लोग एक्सक्रिएट करते हैं वो 25 से 30 ग्राम है। मैं कह रहा हूं प्रतिदिन हम 25 से 30 ग्राम एक्सक्रिएट करते हैं, जबकि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये क्या दे रखी है बेटा, ऑन एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट ऑन एवरेज ऑफ 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो ये बेटा यूरिन की मात्रा ये वाली, तो कभी कभार स्टेटमेंट में देता है कि 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रिएटेड बाय 1 to 5 ml ऑफ GFR और फिल्ट्रेट। तो ऐसा नहीं, स्टेटमेंट पढ़ना कि 25 से 30 ग्राम हम जो यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं बेटा, वो पूरे दिन में जो यूरिन हम लोग निकालते हैं उसके रेस्पेक्ट में है, मतलब 1 से 1.5 लीटर के रेस्पेक्ट में है। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया हम लोग निकालेंगे कब, पर डे। कितना यूरिन निकालेंगे, 1 से 1.5 लीटर। कैसे कलर का, येलो कलर का, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। नॉर्मल यूरिन कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब पीएच 7 से कम है ना, थोड़ा सा ही कम है तो स्लाइटली एसिडिक। तो यूरिन कैसा, स्लाइटली एसिडिक, पीएच 6 की। 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन कैसा यूरिन जो निकलता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। कुछ मात्रा में यूरिन में क्या होता है, कुछ ड्रग्स भी निकलती है, क्योंकि किडनी भी क्या होती है ना, जब तुम लोग एमबीबीएस करोगे तो पढ़ोगे, किडनीज में क्या होती है कि बहुत सारी जो फार्मा के अंदर पढ़ोगे, बहुत सारी जो चीजों का मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो देखोगे, तो पहले काम करती है, फिर ड्रग का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ड्रग का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखोगे क्या होता है, उसमें बहुत सारी जो ड्रग्स होती है, जैसे हिप्पो यूरिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, डाइज वगैरह हो गया, इनका डाइजेशन वगैरह भी वहीं पर होता है, तो वो भी चीजें क्या होती है यूरिन के अंदर फिल्ट्रेट होकर आ जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने आज पढ़ा है यूरिन का कंप्लीट फॉर्मेशन, 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर पढ़ा बेटा रीअब्जॉर्प्शन, फिर एक्सक्रीशन पढ़ा। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए और अभिनव कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।